हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट। हमेशा जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट होती आई हैं। तो आज हम लोग डिसाइड करेंगे ये बहुत सारे केस लॉ से कि हु इज पावरफुल, आइदर जुडिशरी इज पावरफुल और पार्लियामेंट और गवर्नमेंट। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, जिसमें कि ऐड किया 31A, 31B, सॉरी ये 31B होगा, 31A, 31B एंड 9 शेड्यूल। तो 31A एंड 31B से क्या होता है? 31A एंड 31B को ऐड किया बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट के पास पावर आ गई कि वो प्रॉपर्टी राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी को ऐड किया। इसका मतलब यह है कि स्टेट हैज अ पावर टू एक्वायर एनी लैंड और स्टेट विल डिसाइड द कंपनसेशन ऑफ दैट लैंड। मतलब स्टेट के पास पावर आ गई, वो किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकती है पार्शली और कंप्लीटली, और स्टेट ही डिसाइड करेगी कंपनसेशन, क्या उसको कंपनसेशन देना है। तो ये 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ऐड किया। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया संकई प्रसाद ने। अब संकई प्रसाद ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया। अब एक केस बनता है संकई प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया और यह बताया गया, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते हैं कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट ऑल्सो। और ये भी कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और जो आर्टिकल 13 है वो सिर्फ नॉर्मल लॉज पे लागू होता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इसका मतलब क्या है? अब हम लोग धीरे धीरे एक स्कोर कार्ड बनाते हैं कि देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। तो अभी फर्स्ट केस से पता चलता है कि पॉइंट पार्लियामेंट को मिलता है। ओके, तो पहला केस हो गया। अब इसके बाद क्या होता है? 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है। इसमें क्या होता है, जितने भी लैंड रिफॉर्म एक्ट्स होते हैं वो 9 शेड्यूल में डाल दिए जाते हैं। अब 9 शेड्यूल का बेनिफिट क्या है? 9 शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 9 शेड्यूल क्या होता है, एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी एक्ट या लॉ अगर आप 9 शेड्यूल में डाल देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है, उसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है। इसलिए सभी लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को 9 शेड्यूल में डाल दिया। ये गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सज्जन सिंह, तो 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सज्जन सिंह ने चैलेंज किया। 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया और 9 शेड्यूल को, और केस बनता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। इसमें क्या हुआ, इसमें भी वही जो संकई प्रसाद का जजमेंट था वही इसमें भी हुआ। क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो अभी स्कोर क्या है? 2। पार्लियामेंट की तरफ 2 स्कोर है, मतलब अभी तक पार्लियामेंट जो है यानी गवर्नमेंट वो आगे चल रही है। उसके बाद एक केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि पहली बार गवर्नमेंट की पावर्स कम होती दिखाई पड़ रही थी। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में यह कहा गया कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है अमेंडिंग की, मतलब उसके पास पूरी पावर नहीं कि वो किसी की पार्ट को अमेंड कर सकता है। पार्लियामेंट हैज नॉट एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ अमेंडिंग, इट कैन नॉट चेंज द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, बेसिक फीचर तो बाद में आएगा। It cannot change the fundamental rights, it cannot abridge the fundamental right। तो अभी स्कोर क्या है, जुडिशरी का 1 और पार्लियामेंट का 2। अब बात करते हैं, अब ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में पार्लियामेंट की पावर्स कम होती दिखाई दे रही थी। अब ये तो पार्लियामेंट या गवर्नमेंट से नहीं कर सकता, तो वो लेके आते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस 13 में क्लॉज 4 ऐड करते हैं और आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 को ऐड करते हैं। इससे क्या है, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर्स है, वो किसी भी पार्ट को यानी कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। अब इसके बाद एक हिस्टोरिक केस आता है जिसका नाम है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में ही पढ़ेंगे, अभी थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है। तो केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 में इसका जजमेंट आता है और ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया कि पार्लियामेंट जो है किसी भी पार्ट या
फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है, पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। यानी कि उन्होंने एक वर्ड दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये एक वर्ड दिया उन्होंने कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, यानी कि बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। केशवन भारती केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज तक अभी तक उसी के केसेस चल रहे हैं। उसके बाद तो अभी स्कोर क्या है, जुडिशरी का भी 2 और पार्लियामेंट का भी 2, अभी दोनों इक्वल पे भी हैं, इक्वल पे हैं। लास्ट बात करते हैं मिनर्वा मिल्स केस। तो ये मिनर्वा मिल्स केस तब हुआ था जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि इमरजेंसी के दौरान लगभग हुआ था। क्या हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन का प्रोसेस चालू कर रही थी, मतलब नेशनलाइजेशन चल रहा था। तो उसके तहत एक मिनर्वा मिल्स कंपनी यानी कि एक मिल थी, उसको एक्वायर कर लेती है स्टेट गवर्नमेंट और ये कहती है कि नेशनलाइजेशन के तहत आपकी मिल्स को हम लोग एक्वायर कर रहे हैं और बाद में इसको आपको कंपनसेशन दे देंगे। तो जो मिनर्वा मिल्स के मालिक होते हैं वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और वहां पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करते हैं। उसके बाद क्या जजमेंट में क्या आता है, जजमेंट में ये आता है कि आप जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर तो सकते हैं पर आप हार्मोनी बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ बनाए रखना है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ यानी कि पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स और पार्ट फोर्थ डीपीएसपी जो कि वेलफेयर की बात करता है उसके बीच हार्मोनी बनी रहनी चाहिए। ये एक जजमेंट होता है और ये कह सकता है, ये भी कहता है कि आपके पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं अमेंडिंग के, आप सभी पार्ट को अमेंड नहीं कर सकते। तो ये मिनर्वा मिल्स केस को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनवैलिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनवैलिड। तो अभी स्कोर क्या है, 3-2। तो जुडिशरी का स्कोर है 3 और पार्लियामेंट का स्कोर है 2। इससे पता चलता है कि जुडिशरी सुप्रीम देन पार्लियामेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट आज का टॉपिक यही था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग केशवन भारती केस के बारे में बात करेंगे डिटेल में। थैंक यू सो मच।